हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निम्बस आईएएस चंडीगढ़। तो अब हम देखने वाले हैं स्पीशीज इन न्यूज़ पार्ट 7 और आज हम नीलगिरी टार और पोन मूडी बुश फ्रॉग के बारे में कुछ बातें जानेंगे। तो नीलगिरी टार की अगर हम बात करते हैं तो ये एक गोट की वैरायटी है जो आपको वेस्टर्न घाट्स के रीजन के अंदर मिलेगी। अगर हम इसके IUCN स्टेटस की बात करें तो इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है और इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है शेड्यूल 1 में रखा गया है। मतलब इसे जो है प्रोटेक्शन दी जाती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। अगर हम नंबर्स की बात करें तो नीलगिरी टार का नंबर तकरीबन 2500 के अराउंड ही ये अब रह गई हैं। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो यह ग्रासलैंड हैबिटेट में पाई जाती है, माउंटेन ग्रासलैंड हैबिटेट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, माउंटेन ग्रासलैंड हैबिटेट। अब माउंटेन ग्रासलैंड हैबिटेट की बात करें तो वेस्टर्न घाट और साउथ इंडिया के अंदर जो है शोला ग्रासलैंड जो है काफ़ी फेमस है। तो वहाँ पे शोला ग्रासलैंड मिलते हैं और नीलगिरी जो टार है आपको वहाँ पे मिलती है। अगर हम नेशनल पार्क्स की बात करें तो कुछ नेशनल पार्क्स का नाम आपको याद रखना पड़ेगा जहाँ पे नीलगिरी टार काफ़ी फेमसली मिलती है। उनमें से एक है एराविकुलम नेशनल पार्क और लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो आपको एराविकुलम नेशनल पार्क में ही मिलती है। फिर नीलगिरी हिल्स के पूरे रीजन के अंदर ये आपको मिलती है। अगर हम बाकी नेशनल पार्क्स की बात करें तो पेरियार नेशनल पार्क्स, पलानी हिल्स, उस एरिया में ये मिलती है। अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो नीलगिरी बायोस्फीयर, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा बायोस्फीयर का नाम। एक और फैक्ट है जो हमें मालूम होना चाहिए कि नीलगिरी टार इज द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। तो ये स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो केरला और तमिलनाडु के बीच में फैली हुई है। अब मेजर थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो इन्वेजन बाय डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक्स, मतलब इनके जो ग्रेजिंग ग्राउंड है वहाँ पे जो है किसान अपनी पशुओं को चराने के लिए भेज देते हैं और इनके लिए जो ग्रास और ग्रासलैंड होती है वो खाना नहीं बचता। अब इससे इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। फिर स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव प्लांट्स, अब उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ग्रासलैंड के अंदर शोला ग्रासलैंड का अपना एक इकोलॉजिकल सिस्टम है, तो वो डिस्टर्ब हो गया है क्योंकि बाकी इन्वेजिव प्लांट्स जो है वो वहाँ पे आ गए हैं। अब इस वजह से उनके हैबिटेट में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं और जिसका नुकसान जो है नीलगिरी टार को उठाना पड़ रहा है। अगर हम कंजर्वेशन एक्शन की बात करें तो जो हंटिंग होती है उसको जो है रोकना पड़ेगा। अब काफ़ी इसमें एफर्ट मारा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि उस रीजन के अंदर हंटिंग को रोका गया है और इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। और हैबिटेट मेंटेनेंस की तरफ खास ध्यान देना पड़ेगा। जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए लैंड ले लिया जाता है ग्रासलैंड का, या लाइव स्टॉक के लिए ग्रेजिंग के लिए जो लैंड यूज़ किया जाता है, तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। तो इन कुछ पैरामीटर्स पे गवर्नमेंट को भी और काम करने की ज़रूरत है ताकि नीलगिरी टार की पॉपुलेशन को हम सपोर्ट कर सकें। अब हम नेक्स्ट स्पीशीज़ पे चलते हैं। आज हम एक फ्रॉग के बारे में जानेंगे जो कि पोन मूडी फ्रॉग बोलते हैं, पोन मूडी बुश फ्रॉग इसको कहा जाता है। तो यह भी आपके वेस्टर्न घाट्स के रीजन के अंदर मिलता है, केरला के अंदर मिलता है, तमिलनाडु के अंदर मिलता है। तो इन स्टेट्स का नाम आपको याद रखना है। एक और इनके जो नेचुरल हैबिटेट है वो जो है सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सराउंडेड बाय ग्रासलैंड। तो फॉरेस्ट सराउंडेड बाय ग्रासलैंड जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि ग्रासलैंड और उस रीजन के अराउंड ये मिलते हैं और केरला तमिलनाडु के आसपास पाए जाते हैं। अब अगर हम इसके IUCN स्टेटस की बात करें तो दिस स्पीशीज ऑफ फ्रॉग इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये आपको याद रखना है कि इसका IUCN स्टेटस जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फिर हम अगर मेजर थ्रेट्स की बात करें तो इनको नुकसान किससे हो रहा है, क्योंकि इनके आसपास वाले एरिया के अंदर ट्री प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए लैंड ले लिया जाता है, तो इनका जो हैबिटेट है वो नुकसान हो रहा है उसको। अब डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम भी है इनके लिए, जो ट्रीज जिस इकोलॉजी में ये रहते हैं वो खत्म होती जा रही है। बेसिकली ये वैरायटी जो फ्रॉग की है ये वहाँ एंडीमिक है, ये कहीं और सरवाइव नहीं कर सकती। ट्री प्लांटेशन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से उनके पूरे हैबिटेट को नुकसान पहुंच रहा है।
अगर हम कंजर्वेशन एक्शन की बात करें तो हमें और क्या करने की ज़रूरत है, जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको और अच्छे से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और इनके जो हैबिटेट है उसको और बचाने की ज़रूरत है। अब इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और गवर्नमेंट को जो है एनजीओज के साथ मिलके और कम्युनिटी के साथ मिलके इनको प्रोटेक्शन की बात करनी चाहिए। I hope this session is helpful for you guys. Please subscribe our channel and do comment. Thank you.